धोरारी धरती री जगमग जगमग ज्योति, जगमग जगमग ज्योति, माटी एड़ी चमके जाने हीरा मोती। धन्य देश यो धोरा हाड़ो, अठे जन्मिया सूर घड़ा। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मरु कोकिला राजस्थान की इतनी बड़ी सिंगर है, पहली बार में उन्होंने गाना देख के डन किया। गुरुवर थाने नमन हमारो, चरण कमल में वंदन है। दरअसल हुआ यूं कि पीयूष जी की जब मैंने एक गाना लिखा था, मैं इस गाने की छोटी सी यात्रा आपको बताना चाहूँगी। फिर मराठा साम्राज्य का इतिहास की बात कर लें, चाहे मेवाड़ के इतिहास की बात कर लें, चाहे आप भरतपुर के इतिहास की बात कर लें, जो इतिहास रहा है हमारे पूरे भारत का ज़बरदस्त रहा है। और संभाजी ने जो योगदान दिया और जो पीड़ा और देश के लिए जो कष्ट सहे ना, वो तो उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। देखिए यूँ तो टोंक जिले की अगर यूँ आंकड़े उठाकर देखते हैं तो अभी भी शायद हम पीछे हैं। आशा भोसले जी ने अभी मुंबई में पंचम द स्टूडियो में मेरा एक गाना रिकॉर्ड किया है। नवाचार किया। नवाचार यही है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपको लग रहा है ये इस तरीके से नहीं समझ रहा, उस वक्त ही आप हाथों हाथ ये डिसीजन लेके नहीं ये ऐसे नहीं तो ऐसे ये सीखेगा, तो तुरंत हमने उसको अप्लाई किया। शंकर शंभू जी, उनके आने के बाद स्कूल में काफ़ी और बदलाव आया। एक बालिका जो डिम्पल नाम की बालिका थी, उसने एक आध बार कहा कि मैडम मैं कविता, मेरी प्रेरणा से उसने लिखा और बाद में उसने छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू किया। कोठीनाथ अमम का बच्चा है, उसने पहली किताब की तैयारी इसकी चल रही है और उन्होंने कहा कि हम आशा जी से और सुखीराम जी से गुरु वंदना करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो लिख के दें। ठीक है सर, मैं लिखूँगी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। मैंने गुरु वंदना लिख के दी और लिख कर देते ही उन्होंने पहली बार में वो गाना डन कर दिया। तो 2001 से लेकर 2024 तक लगातार मैंने एजुकेशन में जितनी भी ट्रेनिंग्स रही हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग है या चाहे वो पैरा टीचर्स की ट्रेनिंग रही हो, आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग रही हो या यूनिसेफ की ट्रेनिंग रही हो, सारी ट्रेनिंग्स में मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन काम किया है। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में ममता जी जाट हैं, जो कि साहित्य क्षेत्र में इनका बड़ा नाम है। टोंक शहर से राष्ट्रीय मंच तक इनकी बड़ी ख्याति है। कई रचनाएं इन्होंने लिखी, 3 पुस्तकें इन्होंने लिख दी है अब तक, 4थी पुस्तक आने वाली है और कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। टोंक ऑस्कर से लेकर के राष्ट्रीय मंच तक इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आज इनके संघर्षों से भरी कहानी हम जानेंगे। साथ ही मैं बता दूं आपको, ये एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं और इनके गवर्नमेंट टीचर बनने तक का सफ़र भी इसमें रिकॉर्ड होने जा रहा है। साथ ही आशा भोसले जी तक भी इनकी पहुंच हो चुकी है। इनके गीतों को मुंबई के स्टूडियो में भी गुनगुनाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं ममता मंजुला जी से कि कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे इनका बचपन बीता और कैसे ये टोंक शहर से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। स्वागत करते हैं ममता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत आभार। हाँ तो पीयूष जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप बताइए आज क्या मतलब किस तरह की बातचीत आप करने वाले हैं? आपके संघर्षों की कहानी आपकी जुबानी जानना चाह रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कहाँ बीता, कैसे शुरुआत हुई? जी, मेरा जो है बचपन बीता है जयपुर जिले के फागी तहसील के गांव मांदी में। मांदी मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है। मेरे पिता जो है भूमि विकास बैंक में कार्यरत थे, स्वर्गीय राम रतन जी चौधरी। और मेरी माँ जो है, हमारे समाज में चूँकि एजुकेशन का बहुत अभाव था उस समय में, लेकिन मेरी माँ को मेरे नाना जी ने पढ़ाया। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी और वो पढ़ाई का महत्व जानती थी, इसलिए माँ ने मुझे पढ़ाया और मैं वहाँ गांव के ही प्राइमरी स्कूल में मैंने 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान किस तरह के संघर्ष आपने देखे, किस तरह की पढ़ाई होती थी आपके समय में और आज से किस तरह से रिलेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपके काफ़ी बच्चे आपको सुन रहे होंगे? जी, पढ़ाई के लिए मुझे संघर्ष इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि माँ पढ़ी लिखी थी, तो बहुत आसानी से मेरे परिवार वालों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ बच्ची को पढ़ाना चाहिए। तो वो बस ये था कि पूरे गांव में हम 4 ही लड़कियां जो है स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में, जिसमें 3 राजपूत समाज से थी और 1 मैं जाट समाज से। पूरे गांव में और मेरे अलावा जाट समाज से कोई नहीं था। तो 5वीं तक की एजुकेशन मेरी वहाँ हुई। उसके बाद
छठी से 12वीं तक की एजुकेशन मेरी मालपुरा में हुई। गांव में दादा दादी ने मेरा पालन पोषण किया। उसके बाद मैं मम्मी पापा के साथ मालपुरा आई। वहाँ छठी से 12वीं तक मैंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। और मुझे पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उनमें हिंदी की जो शिक्षिका थी कमला रावत मैम, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और इसीलिए उनका स्नेह भी बहुत मिलता था। तो इस वजह से मेरी क्या है, हिंदी साहित्य के प्रति रुचि हुई और मैंने जो एमए जो है ना मैंने हिंदी में किया और उसके बाद एसटीसी की बीएड किया। और विवाह जो है मेरा 10वीं क्लास में जब मैं पढ़ती थी तो 88 में 1988 में ही मेरा विवाह हो गया था, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। और मेरा विवाह जो है टोंक जिले के ग्राम सुरेली में वहाँ हुआ। मेरा जो परिवार था ससुराल का, बहुत पढ़ा लिखा परिवार, आज भी उस परिवार की मिसाल लोग देते हैं। एजुकेशन के मामले में बहुत आगे हैं, अग्रणी हैं। मेरे हस्बैंड उस समय पटवारी थे, अभी वो नायब तहसीलदार से रिटायर हुए हैं। और मेरी जो एजुकेशन है, आज मैं जो इस जगह हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, मेरे हस्बैंड का बहुत अहम रोल है और मेरे बच्चों का, कि जब भी मैंने किसी भी कार्य के लिए कदम बढ़ाए तो उन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है। तो ये मेरी पढ़ाई की जो यात्रा रही वो इस तरह की यात्रा रही कि समाज में जिस समय लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल सही नहीं समझा जाता था, उस दौरान भी मुझे पढ़ने के इतने अवसर मिले और सहयोग मिला। शुरुआत में पेरेंट्स का मिला, बाद में मेरे हस्बैंड का मिला और बच्चों का और मेरे मिलने वालों का ये सहयोग मिलता रहा और मैं आगे बढ़ती रही। तो पहले गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़े या फिर साहित्य क्षेत्र की ओर बढ़े? मैं सबसे पहले मैं जॉब की तरफ यानी शिक्षा विभाग में मैं आई टीचर के रूप में। मैं 1997 में मेरा पोस्टिंग रहा है और जब मैं एसटीसी कर रही थी उसी समय थोड़ा-सा संघर्ष तो वैसे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष मुझे पढ़ाई के लिए नहीं पड़ा, मुझे बहुत आसानी से चीज़ें मिलती गई। लेकिन जब मैं एसटीसी में थी उस समय का संघर्ष ये रहा कि उसी शादी मेरी हो चुकी थी और एसटीसी के समय ही मेरा पहला जो बेटा है वो हुआ और इसलिए मैं पढ़ाई मतलब वो पूरी तरह से एग्ज़ाम को क्लियर करने में मुझे बड़ी दिक्कत आई। एग्ज़ाम उसी स्थिति में मैंने एग्ज़ाम दिया। इसके बाद फिर 2 बच्चे यहाँ, फिर मेरे 2 बेटियाँ हुई। वो बेटा रहा नहीं, उसके बाद 2 बेटियाँ मेरी हुई। फिर बेटा हुआ, तो बच्चों को पालने-पोसने में और फिर उसी के साथ मेरा मेरा पोस्टिंग भी हो गया 97 में। तो स्कूल जाना, घर का काम करना, बच्चों को पालना और साथ में पढ़ाई। मैं एमए भी कर रही थी उसी दौरान। उस समय मेरे एमए की पढ़ाई भी चल रही थी, स्कूल का भी काम था और बच्चे भी थे और घर का, यानी 4-4 ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए मैं बढ़ती रही आगे। और जो लेखन को लेकर जो मेरी रुचि की अगर आप बात पूछें, तो यूँ छोटी-मोटी चीज़ें लिखने का शौक तो मुझे बहुत पहले जब मैं पढ़ती थी, उस समय भी कभी कोई बात दिमाग में आती थी, तो मैं उसको डायरी में लिखा करती थी। मेरे पास आज भी 2-4 डायरियाँ ऐसी पड़ी है, जिसमें मेरी मैं उस समय जब पढ़ती थी, उस समय की आपको कुछ लाइनें मिल जाया करेंगी। लेकिन वो मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, लिख दिया और भूल गए, उस तरह का वो हिसाब रहा। फिर जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग जो मेरा 97 में हुआ शिक्षक के रूप में, वो अलीगढ़ उनियारा में हुआ मेरा। अलीगढ़ के ही प्राइमरी स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ जब पोस्टिंग हुई, तो अब जब बच्चों के, क्योंकि पहले तो ये था कि हम पढ़ रहे थे, पढ़ते-पढ़ते वहाँ तक आए। अब जो क्षेत्र था वहाँ पढ़ाने का था। अब जब बच्चों के साथ जुड़े तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस हुई कि भई हमें कुछ नया करना चाहिए। और इसी दौरान 2001 से डीपीपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया और उसमें जब मैंने पहली बार आमुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त किया 9 दिन का, तो उस समय जो मेरा रोल था या मेरी भूमिका थी प्रशिक्षण में, उसको देखते हुए जो है मुझे एज ए ट्रेनर के रूप में भिजवा दिया गया कि आप ट्रेनर की ट्रेनिंग करें, आप बहुत एक्टिव हैं और आप एज ए ट्रेनर अच्छा काम कर सकती हैं। तो 2001 से लेकर 2024 तक लगातार मैंने एजुकेशन में जितनी भी ट्रेनिंग्स रही हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग है या चाहे वो पैरा टीचर्स की ट्रेनिंग रही हो, आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग रही हो या यूनिसेफ की ट्रेनिंग रही हो, सारी ट्रेनिंग्स में मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन काम किया है। आज मैं स्टेट रिसोर्स ग्रुप में हूँ, यानी एसआरजी के रूप में भी मैं काम कर रही हूँ और एसआरजी के रूप में मैंने आरएससीआरटी उदयपुर में भी मैंने काम किया है। और जो हमारा ये बना है एससीएफ, है ना, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसमें भी मैंने काम किया है। उसमें भी मैंने जो आधार पत्र तैयार हुआ है, उसमें 2 विषयों में मैंने काम किया। तो ये मेरा मतलब एक यात्रा रही है लगातार कि 24 साल तक एज ए शिक्षक
स्कूल में शिक्षकों को भी मैंने 100% देने का प्रयास किया है। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में मेरे शुरू से रुचि थी। ज़िले में जब भी कोई भी कार्यक्रम रहा तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया है और मुझे इतना ही मान सम्मान के साथ बुलाया गया, मैं गई हूँ और मैंने अपना हमेशा 100% देने की कोशिश की है। आपने राष्ट्रीय स्तर तक लोगों को देखा, वहाँ की शिक्षा को समझा और आज नई शिक्षा नीति पर भी आप काम कर रहे हैं एक तरह से। हाँ। टोंक शहर को किस तरह से देखते हैं? टोंक जिले को कैसे देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, यूँ तो टोंक ज़िले की अगर यूँ आंकड़े उठाकर देखते हैं तो अभी भी शायद हम पीछे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बदलाव आया है टोंक ज़िले में भी शिक्षा को लेकर के, क्योंकि जो नवाचार हुए हैं, नवाचारों पर जो हमने काम किया है, जो टीचर्स ने उस पे रिस्पॉन्स किया है, जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जैसे ईएससीसी ये सॉरी सीसीई आया, है ना? और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आए, टीचर्स ने काफ़ी उसमें काम किया है और चेंज आया है। ऐसा नहीं है, तरीकों में सबसे बड़ा तो जो बदलाव आया है वो पढ़ाने के तरीकों में आया है। जब मेरा पोस्टिंग हुआ था फर्स्ट बार, उस समय बिल्कुल पारंपरिक तरीकों से हम पढ़ाया करते थे, जैसे हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया। लेकिन जब नवाचार आए शिक्षा में और एज ए ट्रेनर मैंने काम किया, क्लासरूम में सीखा, जब ये देखा कि बच्चे नहीं ऐसे नहीं, ये बच्चा ऐसे सीखेगा, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसी नवाचार क्या है? नवाचार यही है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपको लग रहा है ये इस तरीके से नहीं समझ रहा, उस वक्त ही आप हाथों हाथ ये डिसीजन लेके नहीं, ये ऐसे नहीं तो ऐसे ये सीखेगा, तो तुरंत हमने उसको अप्लाई किया और अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए तो हमारे लिए वो नवाचार हुआ, हमें लगा कि नवाचार है और इस तरह से मैंने काफ़ी काम इसमें एजुकेशन में भी किया है। कोठीन आत्माम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ आप अभी पोस्टेड हैं। जी, मेरा 97 का पोस्टिंग है, यानी 27 साल की सेवा में कंप्लीट कर चुकी हूँ। 2018 में मैं कोठीनाथ तमाम में आई थी। ज़्यादा लंबा समय तो मैंने गफूरपुरा तारण में 13 साल रही, उसके बाद मैं झिराना और झिराना से कोठी में आई। तो कोठीनाथ तमाम स्कूल ज़िले का सबसे बड़ा स्कूल है और मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से कोठीनाथ तमाम का स्टाफ और कोठीनाथ तमाम स्कूल से जिस तरह से पूरे ज़िले के लिए कार्य होता है ना, वैसा अगर सभी स्कूलों में हो तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। हर काम, जितने भी काम होते हैं हमारे एजुकेशन संबंधित, वो सारे वहाँ संचालित होते हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टाफ का, हमारे प्रिंसिपल साहब जो अभी वर्तमान में प्रिंसिपल साहब है, श्रीमान शंकर शंभू जी, उनके आने के बाद स्कूल में काफ़ी और बदलाव आया है, जिसमें शाहीन अफरोज़ सर थे, उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया और स्टाफ का तो रहा ही है। बाकी आज अगर आप देखेंगे तो कोठीनाथ तमाम का नक्शा आपको पूरा बदला हुआ मिलेगा और मेरे स्टाफ का बहुत स्नेह है। सभी लोग, जैसे आज मैं साहित्य के क्षेत्र में जो भी कुछ कर रही हूँ, तो वहाँ कहीं न कहीं उन लोगों की भी कहीं न कहीं उन लोगों का स्नेह भी है कि वो मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोठीनाथ तमाम में हूँ, तो अपने आप को एक एनर्जी मिलती है उस स्कूल के नाम से। आपने कई काव्य रचनाएँ लिखी। बच्चे भी चाहते होंगे कि मैं भी मैडम की तरह लिखूँ कभी। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं, आते भी हैं मेरे पास, ऐसे उदाहरण भी है। एक बालिका जो डिम्पल नाम की बालिका थी, उसने एक आध बार कहा कि मैडम मैं कविता, मैंने मेरी प्रेरणा से उसने लिखा और बाद में उसने छोटी-छोटी कविताएँ लिखना शुरू किया। अभी एक बच्चा और है दिलखुश वर्मा, जो मेरी प्रेरणा से और हमारे स्टाफ की प्रेरणा से वो संभाग स्तर पर प्रथम आया है और वो अभी लगातार मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है और अभी वो मुझसे लगातार बात करता रहा और अभी उसकी पहली किताब आ रही है। कोठीनाथ तमाम का बच्चा है, उसने पहली किताब की तैयारी उसकी चल रही है, उसमें उसको पूरा सहयोग दे रही हूँ। और इसके अलावा और भी कई बच्चे हैं ऐसे जो आते हैं मेरे पास, क्योंकि उनको पता है मैडम लिखते हैं और जब स्कूल में ये चर्चा होती है तो उनको लगता है कि हमें भी मैडम से बात करनी चाहिए, तो आते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ जो भी मेरी इस यात्रा में रहे और जो जितना आगे बढ़े, उसके लिए मैं उसकी सहयोग करती हूँ। कोई अनजान है काव्य क्षेत्र से, उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे वो काव्य क्षेत्र में आ सकता है? कैसे अपनी एक अलग पहचान बना सकता है? जी। देखिए, मैं कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ये नहीं लिख सकता। काव्य जो है, मैं तो ये मानती हूँ कि काव्य हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं छुपा हुआ है ना? अब कुछ लोग उसको अपने भीतर दबा के रखते हैं। काव्य है क्या? आपकी फीलिंग्स है, आपके विचार हैं, जिसको आप एक लय और गेयता दे देते हैं और उसको एक आप प्रेज़ेंट जिस तरीके से कर देते हैं, तो वो काव्य होता है, जिसमें रस, यानी मतलब आप जो लिख रहे हो, उसको सुनने वाले को रस मिले, तो ये काव्य की सबसे बड़ी
एक अनुभूति होती है कि जो आपने लिखा और जो आपने बोला उसको सुनकर लोगों को रस की अनुभूति हो रही है, यही काव्य है। और वो जब ही आएगा जब आप गहराइयों से लिखेंगे, दिल की गहराई से। आज मैं जैसे मैंने गज़लें लिखी बहुत सारी, लगभग 100 के आसपास मैंने गज़ल लिखी है। मैंने राजस्थानी गीत भी मैंने लिखे हैं और बहुत सारे मैंने कविताएं भी लिखी है, हिंदी गीत भी लिखे हैं, देशभक्ति भी लिखे हैं। लगभग 3-4 किताब, 2-3 किताबें तो आ चुकी हैं और चौथी किताब की जैसे तैयारी है। तो बहुत सारे गीत भी मैंने लिखे हैं। और अगर आपको आपको तो होगा याद, अभी जनवरी में रिलीज हुआ था गणगौर चैनल से, धूरारी धरती री जगमग जगमग ज्योति। लोगों ने बहुत प्यार दिया उस गीत को। सीमा मिश्रा जी और सुखीराम मंडा, उन्होंने दोनों सिंगर ने इसको आवाज़ दी। और वो जो गाना है, दरअसल हुआ यूँ कि पीयूष जी की, जब मैंने एक गाना लिखा था, मैं इस गाने की छोटी सी यात्रा आपको बताना चाहूँगी कि जब ये गीत मैंने लिखा और ये लोगों तक गया और मैंने इसको गाना शुरू किया ट्रेनिंग्स वगैरह में कहीं भी, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा गीत है। और मुझे भी ये लगता था कि ये अच्छा गीत है, राजस्थान का एक एंथम सॉन्ग जैसा है। तो मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि ये गीत कोई अच्छे सिंगर के द्वारा गाया जाए। और मैं इसका ज़िक्र हमेशा करती थी कि काश कोई अच्छा सिंगर मेरे गाने को मिले और मेरा ये गाना आगे जाए। तो भिलाई में कोई कवि सम्मेलन था, मैं वहाँ गई थी और वहाँ मैंने इसको पढ़ा। तो गोविंद जी भारद्वाज जो जयपुर है तो टोंक से ही वो, लेकिन अभी वर्तमान में जयपुर है, बहुत बड़े गीतकार हैं। उनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद रहा है और उन्होंने मतलब मुझे काफ़ी इस तरह की सलाह दी कि लेखन को लेकर भी काफ़ी उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने जब मैं भिलाई में ये गीत गाया तो उन्होंने मुझे कहा कि इस गीत को तुम मतलब किसी अच्छे उससे करवाओ। मैंने कहा मेरा भी ये सपना है कि कोई अच्छे सिंगर से मेरा ये गीत हो और अच्छी किसी चैनल से रिलीज हो। तो उनका ही ये सहयोग था कि उन्होंने सुखीराम मंडा जो सिंगर है उनसे कांटेक्ट करके कहा कि आप ममता से बात करो, वो अपना ये गीत करवाना चाहती है। सुखीराम जी ने मुझसे कॉल किया, उन्होंने कहा कि दीदी आप कोई गाना करवाना चाहती है? मैंने कहा जी बिल्कुल। तो ऐसे फिर उनसे बात हुई, प्रोसेस आगे बढ़ा और ये गाना उन्होंने जैसे ही गाना देखा तो उन्होंने कहा कि दीदी ये तो सीमा मिश्रा जी से करवाओ आप। सीमा मिश्रा जी की आवाज़ में आपका ये गाना जो है बहुत अच्छा होगा, तो मैं और सीमा जी गाएँगे इसको। मैंने कहा आप बात करके बता दो। सीमा जी ने गाना देखते डन कर दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि जो मरु कोकिला राजस्थान की इतनी बड़ी सिंगर है, पहली बार में उन्होंने गाना देख के डन किया और वो मेरा गाना उस गाने की प्रोड्यूसर तो हालाँकि मैं ही हूँ, पूरा गाना जो है मैंने ही वो तैयार करवाया था। फिर मैंने जब गाना कंप्लीट हो गया मेरा, बहुत अच्छा गाना जब ऑडियो आया मेरे पास, फिर मैंने गणगौर चैनल से संपर्क किया। क्योंकि गणगौर चैनल से राजस्थानी सॉन्ग ही रिलीज होते हैं। तो गणगौर चैनल पे अल्फेज नाम से कोई है, अल्फेज जी, उनसे मैंने बात की। तो अल्फेज जी ने कहा कि ठीक है, हम आपका गाना टीम से बात कर लेते हैं, इसको रिकॉर्ड करवाते हैं। फिर उन्होंने डन किया और उनके चैनल से मेरा गाना रिलीज हुआ है 10 फरवरी को और वो लगातार चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध, स्नेह भरा अनुरोध कि आप जो है मेरे गाने को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को देखें। क्योंकि एक ऐसा गीत है कि ये हर बच्चे की ज़बान पे अगर आता है तो हमारी राजस्थान की संस्कृति, हमारे राजस्थान के गौरव से वो परिचित होता है। तो इस गाने को ज़रूर सुनें। कुछ गीत की पंक्तियां अगर आप सुना जी सकें। ज़रूर। धोरारी धरती री जगमग जगमग ज्योति, जगमग जगमग ज्योति, माटी एड़ी चमके जाने हीरा मोती, माटी एड़ी चमके जाने हीरा मोती। क्या बात है। आप इस गीत को ज़रूर से ज़रूर सुनें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करें। बिल्कुल मतलब राजस्थान के कण-कण को इसमें पिरो दिया है और बहुत ही गज़ब का ये गीत है। मैंने कई बार सुना है, एक बार सुनने से तो मन ही नहीं भरता। सही में, एक बार आप सुनेंगे तो मज़ा आएगा। तो मैम फिर से चलते हैं एक बार आपके शिक्षा के क्षेत्र की ओर। जी। नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा समझाइए, जल्दी ही लागू होने जा रही है। नई शिक्षा नीति 86 के बाद ये जो शिक्षा नीति आई है, बहुत अच्छी, मतलब इसकी सोच और अवधारणा है, बहुत अच्छी अवधारणा है कि जैसे हम व्यावसायिक शिक्षा को लगभग भूल चुके थे, है ना? क्योंकि धरातल से हम जुड़े हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो ग्रामीण परिवेश से हैं और पढ़ लिख कर हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करे, ये संभव नहीं है।
बीच में एक ऐसा दौर आया कि हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब की तरफ भाग रहा है, या तो सरकारी जॉब करेंगे या फिर हम घर पे बैठेंगे, ये दो ही तरह के निर्णय थे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है वो हमें ये सिखाएगी, हमें ये बताएगी, प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक को ये अनुभव कराएगी कि सिर्फ पढ़ कर के और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ही किसी बच्चे का उद्देश्य और लक्ष्य नहीं होगा। हर बच्चे में एक नई तरह का हुनर होगा। देखो, क्वालिटी और हुनर हर व्यक्ति में होता है, सिर्फ उसको बाहर लाने की और प्रेरणा की ज़रूरत होती है। जैसे मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है बच्चों के साथ भी, और आज जैसे शिक्षकों के साथ भी मेरा लेखन क्षेत्र को लेकर या कहीं भी, कि अगर किसी में कोई गुण है तो उसको बाहर लाना और बच्चों के अंदर की क्वालिटी को बाहर लाना, ये शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व बनता है। और इसके लिए शिक्षक का एक बहुत अच्छा प्रेरक होना बहुत ज़रूरी है, वो प्रेरक के रूप में काम करता है। तो शिक्षा नीति के जितने भी आयाम है या जो भी उद्देश्य है, वो बहुत अच्छा और सार्थक उद्देश्य है कि हर बच्चा व्यावसायिक शिक्षा से भी जुड़े, अपनी रुचि से को भी वो समझे, अपने व्यक्तित्व की वो पहचान करे, और एक लोकतांत्रिक नागरिक, वैसे तो हर शिक्षा नीति का ये उद्देश्य रहा है कि वो एक लोकतांत्रिक नागरिक तैयार करे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ, हम जो उसको डिलीवर करते हैं, यानी वो जो क्रियान्विति है ना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी रह जाती है बार बार कि हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाते। तो बीच में जो एक भटकाव सा आ गया था कि हम वापस कैसे लौटे उस हुनर की तरफ। जैसे आज हमारे परिवेश में हम देखते हैं छोटे मोटे बहुत सारे व्यवसाय हैं, लेकिन बच्चे उनको भूल गए। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो हमारा देश पूरा, उसकी आर्थिक व्यवस्था सारी उस पर टिकी हुई है, लेकिन आज बच्चे कृषि की तरफ नहीं जा रहे, शहरीकरण की तरफ जा रहे, मतलब शहरों में दौड़ रहे हैं। तो कृषि, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा अच्छा शिक्षक कैसे बन सकता है, एक अच्छा कुंभकार कैसे बन सकता है, एक अच्छा लुहार कैसे बन सकता है, एक अच्छा मैकेनिक कैसे बन सकता है ना। ये सारी चीजें सिखाती है हमें शिक्षा नीति, कि आपके अंदर जो हुनर है, आप एक अच्छे चित्रकार हैं तो आप इस क्षेत्र में जाइए और अपना नाम रोशन करिए। अगर आपको नृत्य और संगीत में आपकी रुचि है तो वहां जाइए। आज नई शिक्षा नीति में जो कुछ जो मॉडल स्कूल है, वहां पर इसकी क्रियान्विति हो रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो विद्यालय है कोटिनातमाम, वो भी पीएम श्री स्कूल हो गया, मॉडल स्कूल हो गया, जिसमें शिक्षा नीति 2020 की जो प्रथम जो आवश्यकता है उनको लेकर के काम शुरू किया गया है। आशा भोसले जी तक आपकी पहुंच कैसे हो गई? हाँ, आशा भोसले जी ने अभी मुंबई में पंचम द स्टूडियो में मेरा एक गाना रिकॉर्ड किया है, आशा जी ने, सुखराम मंडा जी ने, और इसका म्यूजिक दिया है सतीश जी देहरा ने। दरअसल मैं आशा जी तक मैं कैसे पहुंची, ये तो मेरा सौभाग्य था, माँ सरस्वती की कृपा रही है। मैं तो क्या किस लायक हूँ, ठीक है, मैं जो लिखती हूँ वो माँ सरस्वती की कृपा है, लेकिन वहां तक पहुंचाना ये ईश्वर और कहीं ना कहीं माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और आप सभी लोगों का, जो मेरे सभी अपने हैं, उनका आशीर्वाद और स्नेह है। तो दरअसल हुआ यूं कि सुखीराम जी ने मेरा पहला गाना गाया था, और सुखीराम जी अच्छे सिंगर है, काफ़ी वो बॉम्बे में भी रहे हैं और उन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं। तो उनके पास किसी प्रोड्यूसर का फ़ोन आया हुआ है कि सुखीराम जी आपके साथ हमें एक गुरु वंदना करनी है, और हमें किसी ने लिख के दी है और हम आशा जी के साथ वो गाना करना चाहते हैं। सुखीराम जी ने कहा ठीक है। इन्होंने वो ट्रैक बनवाने के लिए किसी म्यूजिशियन के पास भेजा होगा, तो वहाँ उस गाने पे ट्रैक नहीं बना पाए, वो मीटर में नहीं होगा, या कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो रही होगी कि वो उस गाने को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर उन्होंने, प्रोड्यूसर ने सुखराम जी से कहा कि कोई नया आप लेखक पकड़े, कि कोई अगर ऐसा गीतकार पकड़े जो हमें ये ऐसा गाना लिख के दे सके। फिर सुखीराम जी ने उनको मेरा नाम सजेस्ट किया कि मैंने ममता जी का गाना किया है और बहुत अच्छा गाना चल रहा है और बहुत अच्छा लिखती हैं। कई गाने किए हैं सुखीराम जी ने मेरे, 4-5 गाने जो है अलग-अलग चैनल से उनके गाए हुए मेरे रिलीज़ हो गए। अभी होली पर भी एक गाना वो कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, तो फिर जो प्रोड्यूसर है उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम आशा जी से और सुखीराम जी से एक गुरु वंदना करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो लिख के दें। ठीक है सर, मैंने कहा मैं लिखूँगी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। मैंने गुरु वंदना लिख के दी और लिख कर देते ही उन्होंने पहली बार में वो गाना डन कर दिया कि नहीं हम इसको करेंगे, आपने बहुत अच्छा लिखा है। और ऐसे फिर वो गाना अभी 10 फरवरी को मुंबई के पंचम दा स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है। गीत यानी गुरु वंदना रिकॉर्ड की गई है। उसकी पंक्तियाँ कुछ इस तरह से है कि गुरुवर थाने नमन हमारो, चरण कमल में वंदन है। इस तरह से वो गीत है। कब तक आ सकता है दर्शकों के बीच में? अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जल्दी आएगा, तो मैं और जानकारी इसकी करूँगी, हो सकता है 10-5 दिन में वो गीत आ जाए।
क्योंकि अब बॉम्बे से ये रिलीज हुआ है तो उनका पूरा प्रोसेस मुझे अभी नहीं पता। रिकॉर्डिंग हुआ, रिकॉर्डिंग होने के बाद मेरे पास सूचना आई थी और अभी 2-4 दिन पहले जब बात हुई थी कि जल्दी ही रिलीज होगा। इससे ज़्यादा भी मुझे जानकारी है नहीं, मैं आते ही हम बताऊंगा। सभी को इंतज़ार है इस गीत का। जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक राष्ट्रीय लेवल पे एक क्रांति हुई है अभी कुछ दिनों पहले, हाँ, छावा मूवी के नाम से, हाँ, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर के। जी। क्या आपने वो मूवी देखी, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैंने देखी है। हालाँकि मैं आजकल मूवी कम देखती हूँ, लेकिन जब कोई इस तरह की मूवी आती है जो देशभक्ति से ओतप्रोत होती है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। जैसे कश्मीर फाइल देखी थी मैंने, उसके बाद ये छावा मूवी मैंने देखी है और टोंके ही सिनेमाघर में मैं देख के आई हूँ इस मूवी को। मतलब मैं मेरे पास शायद शब्द नहीं है, उस मराठा क्रांति को लेकर जो संभाजी का योगदान राष्ट्र के हित में और जो योगदान जिस तरह का रहा, शायद भुलाया नहीं जा सकता। मैं क्या है, दरअसल इतिहास में मेरी रुचि कम है, लेकिन देशभक्ति की बात अगर कहीं होती है तो मेरे अंदर वो चीज़ें बड़ी कूट-कूट के भरी हुई है बचपन से ही। मुझे देशभक्ति गीत शुरू से बहुत पसंद थे और जब ये मूवी देखी तो क्या संभाजी महाराज का जो रहा है योगदान, मेरी तो सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप देखें, जानें कि हमारा इतिहास क्या रहा है। जिस इतिहास को जिस तरह से हमारे सामने परोसा गया है ना अब तक, शायद उससे बहुत अलग ही रहा है हमारे जो देश का इतिहास, जिसमें मराठा साम्राज्य का इतिहास की बात कर लें, चाहे मेवाड़ के इतिहास की बात कर लें, चाहे आप भरतपुर के इतिहास की बात कर लें। जो इतिहास रहा है हमारे पूरे भारत का ज़बरदस्त रहा है और संभाजी ने जो योगदान दिया और जो पीड़ा और देश के लिए जो कष्ट सहे ना, वो तो उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। बहुत मैं सलाम करती हूँ, मैं उनको प्रणाम करती हूँ ऐसे हमारे शूरवीरों को कि जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए। और इस मूवी को देखकर हर बच्चे को देखना चाहिए, हर भारतीय को देखना चाहिए, हर भारतीय को देखकर उन्हें ये पता तो चले कम से कम कि हमने कितने संघर्षों के बाद ये आज़ादी पाई है। इतने आसानी से आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत आसानी से मिल जाए या हम खरीद लें। ये बहुत संघर्षों के बाद, त्याग और बलिदान के बाद मिलती है और आज हमें उनको नमन करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों को, जितने भी लोग जो शहीद हुए हैं उनको। और इस फ़िल्म को अवश्य देखें आप लोग। इस फ़िल्म में एज़ अ कवि अगर आप देखेंगे तो एक सम्राट के अंदर, एक छत्रपति के अंदर शस्त्र के साथ में शास्त्र का ज्ञान भी था। और उन्होंने जिस तरह से अपनी पंक्तियाँ वहाँ बोली कि मन के हारे हार है, हार गए जो बिन लड़े, तो वो पंक्तियाँ किस तरह से अंदर के कवि तक आपको पहुँचाती है? कैसा क्या? बिल्कुल, इसमें कवि कलश का और जो संभाजी महाराज थे, उनके बीच में जो जो संवाद होता है, वो काव्य में होता है। और काव्य एक जो है, मतलब हमारे भीतर जो पीड़ा है, हमारे भीतर जो दर्द है, हमारे भीतर जो विचार है, उन सब की जब निष्पत्ति होती है और जब वो बाहर आते हैं, है ना? कवि मन से, कवि हृदय से जब वो बाहर आते हैं, तो बहुत अच्छी रचनाएँ करते हैं और बहुत अच्छी वो पंक्तियाँ थी। और मैं भी जब कभी, चाहे कभी सुख में हूँ, चाहे दुःख में हूँ, चाहे पीड़ा में हूँ, कभी गम में हूँ, कभी बहुत खुश हूँ, तभी वो पंक्तियाँ आती है और तभी तुरंत उनको फिर लिखने बैठ जाती हूँ। और मैं ही नहीं, हर कवि का यही है कि वो जैसे ही मन में कुछ विचार आता है, तुरंत वो लिखने बैठ जाता है। ऐसे हर वक़्त अगर मैं आज ये सोचूँ अभी बैठे-बैठे कि मैं कुछ लिखूँ, नहीं लिख सकती। जब माँ सरस्वती की कृपा होती है और आपके मन में कुछ विचार आता है और उनको आप लिख लेते हैं और वही कविता बनती है। तो बहुत अच्छा कवि कलश का और उनका संवाद जो काव्य में था, बहुत गहराई तक उतरने वाला था। और मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी, हालाँकि मैं देशभक्ति बहुत सारी रचनाएँ लिखती हूँ। अभी मैंने 2-3 गीत मैंने राजस्थानी में लिखे हैं। उसमें से एक गीत की मैं पंक्तियाँ आपको, जो मेवाड़ की हमारे शौर्य गाथा को बताने वाला गीत है, कि उसकी 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। बहुत जल्दी ही वो गीत भी आप लोगों के बीच में होगा। मैं इस प्रयास में हूँ कि वो किसी अच्छे सिंगर से वो गीत आए कि धन्य धन्य जननी सुरारी, धन्य धरा मेवाड़री, हीरो कण कण गाथा गावे, आड़ावल पहाड़री। धन्य धन्य जननी सुरारी, धन्य धरा मेवाड़री, हीरो कण कण गाथा गावे, आड़ावल पहाड़री। धन्य देश योधो राहाड़ो, अठे जन्मिया सूर घणा,
धन्य देशियो धोरा हाड़ो अठे जन्मिया सूर घड़ा। ये वाला जो गीत है ये बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। राजस्थानी भाषा में जो आपकी पकड़ है, जिस तरह से आप लिखते हैं, जिस तरह से आप शब्द बोलते हैं, कैसे मतलब इतनी पकड़ आप बना पाते हैं? मैं राजस्थानी, हालांकि हम जो है यहाँ ढूंढाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी अलग तरह की बोली है, पर मैंने जो काव्य जो रचनाएं लिखी है उसमें मारवाड़ी क्षेत्र का पुट आता है। इसका रीज़न ये है कि दरअसल आज मैं जो लिख रही हूँ ना कहीं इसके पीछे सुनना रहा है कि मैंने गीत बहुत सुने। आज मैं बहुत अच्छी गज़ल लिख लेती हूँ, गीत लिख लेती हूँ। इसके पीछे ये कि मैंने सुने बहुत है, बहुत कविताएं सुनी है, बहुत गीत सुने, मतलब मैंने काव्य बहुत सुना है, सुना भी है और पढ़ा भी है। इसके साथ मैंने राजस्थानी गीत बहुत सुने। सीमा मिश्रा जी को मैं बहुत सुनती थी, प्रकाश जी माली को मैंने बहुत सुना, और आजकल जो नए नए सिंगर आ रहे हैं उनको भी मैं बहुत सुनती हूँ। तो जो हमारे पास शब्दकोश होता है, फीलिंग्स तो अपनी है, लेकिन शब्द हमारे पास सुनने से आते हैं, तो इसलिए मैं लिख पा रही हूँ। और फिर माँ वीणा पाणी की कृपा है ये तो कि जो आज हम इतना अच्छा लिख पा रहे हैं। या मुझे जो मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, मेरे परिवारजन हैं, मेरे मित्र हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, सब लोगों का जो स्नेह मिलता है मुझे, जैसे आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं ना, वो मतलब उनका जो जिस तरह का उनका फीडबैक मिलता है वो मुझे और प्रेरित करता है लिखने को, और मुझे एक नई ऊर्जा देता है। तो उन सभी का बहुत बहुत आभार जो जो मुझसे स्नेह बनाए रखे हैं, जिसमें मेरा स्टाफ भी है, मेरे सारे परिवारजन भी है, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका ये स्नेह यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा इंटरव्यू ये रहा है। आप सभी ने ये पूरा इंटरव्यू देखा है, मुझे भरोसा है इस बात का, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।